नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको आर्टिकल्स बताने वाला हूँ। आर्टिकल 1 से 32 तक हम सारे आर्टिकल्स देखेंगे। चलिए देर न करते हुए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में बता रखा है। इसमें टोटल आपके 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं और इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1 को। तो आर्टिकल 1 में क्या बता रखा है? जो स्टेट्स हैं उनके नेम बता रखे हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम बता रखे हैं। कुल मिला के देखें तो हम जो भारत की टेरिटरी है उसके बारे में बता रखा है। मगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? वो पूछेगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो ये लिखा है आर्टिकल 1 में कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। अब यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है जो स्टेट्स हैं वो सक्सीड नहीं कर सकते इंडिया को। अगर कोई स्टेट बोले कि हम अलग देश बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अखंड हिस्सा है भारत का। तो आर्टिकल 1 से आपके समझे, जो स्टेट्स हैं उनके नाम बता रखे और जो यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम बता रखे हैं। साथ में अगर पूछ ले कि ये किस में लिखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो इंडिया है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो वो किस में लिखा है? आर्टिकल 1 में। फिर आर्टिकल 2 और 3 है, ये थोड़े सिमिलर है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री है, वो इंडिया में मिलना चाहती है, तो हम उन्हें मिला सकते हैं। पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगा, उससे वो जो इंडियन संघ है उसमें मिल जाएगा। तो इसका आप एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए नेपाल है। नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। जो इन्फ्लेशन है बहुत हाई हो जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, जो डेली यूज़ की चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है। तो नेपाल क्या बोलता है? हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, आप हमारी जो कंट्री है उसको देख लो, संभाल लो। तो हम उसे मिला सकते हैं एक स्टेट के रूप में। और जो प्रेसिडेंट है वो इसमें दखल नहीं दे सकते। मैं बताऊंगा आपसे क्यों नहीं दखल दे सकते। तो आपने क्या रखना आर्टिकल 2 में कि फॉरेन कंट्री को हम अपने जो संघ है उसमें मिला सकते हैं। फिर है आर्टिकल 3। इसमें क्या है? ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए। मान लीजिए कोई स्टेट है, उससे हम कुछ पार्ट अलग करके एक और स्टेट बनाना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है एक लॉ पास करके। इसका एग्जाम्पल क्या है? 2014 में आपने देखा होगा जो आंध्र प्रदेश थी उससे अलग करके तेलंगाना एक स्टेट बना दी। तो ये पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था और आर्टिकल 3 के अंडर ही किया था। वैसे ही नेम भी चेंज कर सकते हैं किसी स्टेट का। जैसे कि पहले हम पौंडीचेरी बोलते थे, अभी भी पौंडीचेरी बोलते हैं, मगर उसका नाम चेंज कर दिया, वो पुडुचेरी हो गया। उत्तरांचल था पहले, अब उत्तराखंड हो गया। तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और आर्टिकल 3 के अंडर उसका नेम चेंज कर दिया। तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी स्टेट की बाउंड्री को दूसरी स्टेट की बाउंड्री में मिला सकते हैं। तो किससे करते हैं? आर्टिकल 3 से। फिर है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में बताया चेंज ऑफ नेम एंड बाउंड्री विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो आर्टिकल 2 और 3 है, ये जो हम कर रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री को मिला रहे हैं, कोई स्टेट का एरिया चेंज कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 368 आर्टिकल में आता है। तो इससे क्या होता है? जो प्रेसिडेंट है वो अपना वीटो यूज़ कर सकता है, यानी वो अपना साइन ही नहीं करेंगे तो लॉ ही नहीं पास होगा। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जो 368 के अंडर आते हैं उसमें वीटो यूज़ कर सकते हैं। मगर जब हमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 2 और 3, इसको भारी कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही नहीं मानते, तो जो प्रेसिडेंट है वो इसमें दखल नहीं दे सकते। अगर कोई स्टेट मिलाई जा रही है, कोई अलग की जा रही है, नेम चेंज किया जा रहा है, अगर करते हैं तो उन्हीं पे महाभियोग चला देंगे, यानी जो प्रेसिडेंट है उन्हीं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो ऐसे प्रेसिडेंट इसमें दखल नहीं दे सकते। तो यही लिखा है आर्टिकल 4 में। तो सिंपल सा आर्टिकल है। पहला आर्टिकल था, मैंने आपको बताया नेम बता रखी है स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरी की। साथ में आपको क्या क्वेश्चन आएगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किस में लिखा है? ये भी आर्टिकल 1 में लिखा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपको याद रहेगा इससे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये किस में लिखा है? आर्टिकल 1 में। फिर आर्टिकल 2 किस लिए? ये न्यू टेरिटरी के लिए। कोई भी हम न्यू टेरिटरी ऐड करते हैं तो आर्टिकल 2 से करेंगे। कोई फॉरेन कंट्री को हमें ऐड करना है, इंडिया में मिलाना है, तो आर्टिकल 2 से करेंगे। आर्टिकल 3 किसके लिए? ये एग्जिस्टिंग के लिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, तो हम आर्टिकल 3 से करते हैं। और आर्टिकल 4 में बस सिंपल सी बताइए, जो आर्टिकल 2 और 3 है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम इसे नहीं मानेंगे, यानी जो राष्ट्रपति है वो वीटो यूज़ नहीं कर सकता। जैसे साइन ही नहीं करे तो वो लॉ ही नहीं बनेगा, तो वो नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम इन दोनों आर्टिकल को नहीं मानते। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 बहुत ही ईजी है याद करना। तो ये कुछ हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने द यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया। टोटल 4 आर्टिकल आते हैं। अब जो हम देखेंगे वो है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बताया? सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो जो भारत की नागरिकता है उसे लेने के तरीके बता रखे हैं। तो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 5 से 11 तक बता रखे हैं। और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डालना होगा तो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल से डाल सकता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायती राज, इन आर्टिकल से डालेगा।
मगर कोई पता नहीं, अगर मूड खराब हो, मान लो बीवी से लड़ाई हो गई हो, बोले आज मुश्किल पेपर डालना है, तो ये आर्टिकल डाल देगा। तो ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, और ईजी है, इतना मुश्किल है नहीं इन्हें याद करना। आपके 5 से 11 तक आते हैं सिटीजनशिप के आर्टिकल, मैं 1 बाय 1 सारे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टिकल 5 में क्या बोला है, अ पर्सन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ बॉर्न और डोमिसाइल्ड इन इंडिया। डेट के लिखिए 1950। अब डेट ये की लिखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय जो हम सिटीजनशिप दे रहे थे वो इन आर्टिकल के अकॉर्डिंग दे रहे थे, मगर अब हम कैसे देते हैं, अब हम देते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग, उसी में अमेंडमेंट कर करके। तो ये आर्टिकल पहले यूज़ होते थे, अब नहीं होते, तो याद तो करनी पड़ेंगे तब भी। तो आर्टिकल 5 में क्या बोला, जो 1950 से पहले इंडिया में पैदा हो गया, उसका लैंड है इंडिया में, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप उसे मिल गई। आर्टिकल 6 में क्या बोला, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो लोग पाकिस्तान से इंडिया है उन्हें भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। आर्टिकल 7 ने बोला, पीपल हु माइग्रेटेड टू पाक एंड कम बैक, यानी पहले तो इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए, तो उन्हें भी सिटीजनशिप मिल गई। आर्टिकल 8 में बोला है, ओवरसीज सिटीजन हु वांटेड इंडियन सिटीजनशिप। तो आपको पता है पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को बड़ा सप्रेस कर रहे थे, जो इंडिया था उसे लूट रहे थे, बहुत ही एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसीज थी। तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, वहाँ पर प्रचार किया, जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसे मोटिवेट किया, लोगों में फैलाया, बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो उन्हें भी मौका दिया, उन्हें जो सिटीजनशिप लेने का, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो वो भी हमारी सिटीजनशिप ले सकते थे आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग। तो ओवरसीज सिटीजन थे वो इंडिया सिटीजनशिप ले सकते थे आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 9 क्या था, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स अदर कंट्री सिटीजनशिप विल लूज इंडियन सिटीजनशिप। तो आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है जो हमारी सिटीजनशिप है वो कैसे सिंगल सिटीजनशिप है, यानी या तो आप हमारी ले लो या तो दूसरी कंट्री की ले लो, अगर दूसरी की ली तो हमारी आपसे अकॉर्डिंगली छीन जाएगी। तो आर्टिकल 9 में ये बता रखा है। आर्टिकल 10 में बताया कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो ऐसा है जब आप नागरिकता ले लोगे तो आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 11 में बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, पार्लियामेंट हैज़ अथॉरिटी टू चेंज रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप। तो इसी की वजह से जो सिटीजनशिप एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो अब जो हम सिटीजनशिप देते हैं वो इसके अकॉर्डिंग देते हैं। पहले इन आर्टिकल के थ्रू देते थे 1950 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, अब हम किससे देते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या तरीका है, जो आपकी इंडियन की सिटीजनशिप है उसे गेन करने के यानी लेने के कितने तरीके, 5 तरीके। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसे हम कैसे ले सकते हैं, 5 तरीकों से। लूज़ कैसे कर सकते हैं, लूज़ करने के कितने तरीके, लूज़ करने के 3 तरीके। तो अब जो हम सिटीजनशिप दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग, इसी में अमेंडमेंट कर करके। और पहले हम इन आर्टिकल्स को यूज़ करते थे, तो 5 से जो 11 आर्टिकल थे ये सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग आते हैं, और याद करने ईजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं। अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको याद अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। बाकी अभी हम यूज़ करें सिटीजनशिप एक्ट 1955, लेने के 5 तरीके, लूज़ करने के 3 तरीके। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये किस में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। मैंने आपको बताया पार्ट 2 था उसमें सिटीजनशिप आती है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आती है, तो पार्ट जो 3 है हमारा उसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब ये कौन से आर्टिकल से कौन से तक आते हैं, तो जो आपका 12 आर्टिकल है, 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल तक आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया है ये हमने किससे लिया, ये हमने यूएसए से लिया। तो यूएसए से आइडिया लिया, यूएसए में आया था ये बिल्स ऑफ राइट के नेम से, हमने फंडामेंटल राइट्स के नेम से लिया। तो टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था मगर फिर उसे हटा दिया गया। अब आपके कितने बचते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स बचते हैं। तो हम 6 के 6 पढ़ेंगे। 12 से स्टार्ट करते हैं, तो 12 और 13 मैंने लिखा नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 में क्या बोल रखा है, जो स्टेट है उसे आपको फंडामेंटल राइट्स देने होंगे, जैसे कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनको आपको फंडामेंटल राइट्स देने होंगे। 13 आर्टिकल है उसमें बोल रखा है एक तरह से जुडिशियल रिव्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है कोई भी हाई कोर्ट, वो एग्जामिन कर सकता है कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है तो वो वायलेट तो नहीं कर रहा आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो एग्जामिन कर सकता है। तो जो आर्टिकल 13 है वो एक तरह से जुडिशियल रिव्यू है। अब हम मेन करेंगे जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। यूएसए से हमने ये आइडिया लिया है, ये क्वेश्चन आ रखा है, जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया, तो ये यूएसए से लिया है। अब हम देखते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी है, इसमें कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 14 से
18 आर्टिकल तक आ रहे हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो राइट टू इक्वलिटी में 14 से 18 आर्टिकल तक आ रहे हैं। 14वां आर्टिकल क्या है, इसमें लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि इंडिया में कोई भी शख्स है, चाहे फॉरेनर है चाहे इंडियन है, वो लॉ के सामने इक्वल है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर एक ऑफेंस करता है और इंडियन वही ऑफेंस करता है, तो दोनों को सेम तरीके से लॉ के सामने पेश किया जाएगा। जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि जो फॉरेनर है उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा और इंडिया वाले को अलग तरह से ट्रीट। तो सब लोग जो इंडिया में है वो इक्वल है लॉ के सामने। 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपकी रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मगर जो आपका आर्टिकल 15 है, इसमें क्या है, ये किसको मिलता है, ये इंडियंस को मिलता है। आर्टिकल 16 है, ये भी इंडियंस को मिलता है। आर्टिकल 19 है, ये भी इंडियंस को मिलता है। और आर्टिकल 29 और 30, तो ये 5 जो आर्टिकल है ये सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं। बाकी जो आपके सारे आर्टिकल्स है ये इंडियंस को मिलेंगे, फॉरेनर्स को मिलेंगे। मगर जो आपका जैसे आर्टिकल 15 हो गया, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता। अब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि उसकी कास्ट ये, उसकी रेस ये, उसका प्लेस ऑफ बर्थ ये, उसका कुछ भी आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मगर आप देखा होगा कभी आप ताजमहल जाओ, वहाँ पर जो इंडियंस होते हैं उनकी टिकट तो 10 रुपये की होगी, मगर फॉरेनर्स होंगे उनकी 100 रुपये की टिकट होगी। तो वहाँ तो हम डिस्क्रिमिनेशन करें, तो क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन का ये आपका है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये इंडियंस को ही दिया जाता है। जो फॉरेनर्स हैं उनको नहीं दिया जाता, तो उनको डिस्क्रिमिनेट उनके साथ किया जाता है इस तरह से। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये इंडियंस को ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, आपको कोई भी आप जॉब लेने जाते हो उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चाहे आप इंडिया के कोई भी कोने से आ रहे हो, कैसे भी हो आप, आपकी एज का एक ब्रैकेट होगा, उसके अंदर आप होगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। मगर आपने देखा होगा जो SC, ST, OBC हैं उन्हें रिजर्वेशन दे रखी होती है सीट में, तो वो भी इसी आर्टिकल के अंडर किया है। जो पार्लियामेंट था उसने लॉ पास किया कि 10 साल तक जो SC, ST, OBC है उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय जो उनकी कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो इतने वेल डेवलप नहीं थे, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन दी। मगर वो अभी तक कंटिन्यू है, 10-10 साल इंक्रीज़ करते हुए अभी तक जो रिजर्वेशन है वो चली आ रही है। तो रिजर्वेशन जो थी वो आर्टिकल 16 के अंडर ही दी गई थी। आर्टिकल 17 क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो जो छुआछूत है उसे ख़त्म करना है। अगर आपको कोई ऐसे करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो लॉ के तहत आपको सज़ा दी जा सकती है। तो जो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिसेबल है, आप कोर्ट में भी जा सकते हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिले, आपको इनमें कहीं भी डिस्क्रिमिनेट करे, तो आप लॉ कोर्ट में जा सकते हो और जो भी आपके डिस्क्रिमिनेट करेगा उसको सज़ा मिलेगी। मान लीजिए जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, कोई छुआछूत अभी भी मान रहा है उस चीज़ को, तो आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो उसको उसके लिए सज़ा भी मिल सकती है। फिर है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी जैसे पहले महाराजा, राजा टाइटल्स होते हैं ना, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। मगर आप देखोगे एकेडमिक्स में जैसे डॉक्टर हो गया आपका, वो उपाधियाँ अभी दी जा रही है कि हाँ डॉक्टर आगे लग जाता है, PhD करी होती है तो डॉक्टर उसके आगे लग जाता है, तो ऐसी वो वाली चलती है। जैसे आर्मी में भी देखोगे आप कमांडर हो गया, तो वो वाली उपाधियाँ चलती है मिलिट्री और एकेडमिक्स में। मगर जैसे राजा महाराजा वो थी, वो ख़त्म कर दी है, तो वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में आया। अगला है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम कितने आर्टिकल से कितने तक आ रहे हैं, 19 से 22 तक। तो याद रखना आपने, राइट टू फ्रीडम कब से कहाँ तक आता है, 19 से 22 तक। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो वैसे तो इसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली, फ्रीडम टू रोम एनीवेयर, फ्रीडम टू डू बिजनेस। तो ऐसे 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। मगर आपने मेन आप याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो ये आता है आर्टिकल 19 में। और एक और चीज़ है, अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय जो आर्टिकल 19 है सस्पेंड हो जाएगा, यानी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगी, आप मन मर्जी का बोल नहीं सकते। जैसे ट्विटर में हम ट्वीट कर देते हैं तो उस समय नहीं कर सकते, उस टाइम आपकी जो स्पीच की जो फ्रीडम है उसको छीन लिया जाएगा नेशनल इमरजेंसी में। मगर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब 2 आर्टिकल हैं आपकी, उनको छीना नहीं जाता, वो है आर्टिकल 20 और 21। इनको नहीं छीनते, बाकी आपकी सस्पेंड हो सकते हैं, मगर ये नहीं होंगे जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अब 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको सज़ा हो जाती है, आप जेल में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, वहाँ भी आपको ऐसे नहीं मार सकते हैं या आपको टॉर्चर कर सकते हैं, तो वैसे नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 20 के अंडर होता है। आर्टिकल 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपकी एक प्रोटेक्शन दी जाएगी लाइफ में, ऐसे नहीं आपको मतलब कोई भी कुछ कर सकता है, आपकी अपनी जो लाइफ है वो कीमती है, और आपकी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रख सकते हो आप। ऐसे नहीं आपकी कोई प्राइवेसी भी छीन सकता है, तो वो नहीं छीन सकता क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत आपको मिल रही है।
आर्टिकल 21A, अब आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए 14, 15, 16, अब 21A क्या हो गया, तो ये इसका मतलब होता है जो ये आर्टिकल होते हैं ए, जैसे हम बाद में ऐड करें, 21 तो पहले से था मगर हमें इसी में ऐड करना था, अब सारे आर्टिकल तो फिल हो गए तो हमने बीच में ए डाल के ऐड कर दिया 21A, तो ये जो था ये बाद में ऐड हुआ, इससे पता लगता है। तो जो आपका 21A है ये क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये था, ये कैसे ऐड किया, 86th जो अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी, 2002 में, तो उससे ऐड किया था, क्या किया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो भी 6 साल से 14 साल तक के बच्चे थे उन्हें कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए ये जो आर्टिकल था वो ऐड किया गया था। तो कब किया था, 86th अमेंडमेंट से ऐड किया था 2002 में, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि जो आपका 21A आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। और किस अमेंडमेंट से ऐड किया, तो 86th अमेंडमेंट 2002। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसको पहले बताना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा कि वो आपको अरेस्ट क्यों कर रहा है, और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाना पड़ेगा, फिर मैजिस्ट्रेट चेक करेगा कि आपको सही में उसने अरेस्ट किया वो लीगल है कि नहीं, इलीगल है, और आप अपनी पसंद का लॉयर भी ले सकते हो। तो आर्टिकल 22 में आता है। तो आपके राइट टू फ्रीडम कहाँ से आता है, 19 से 22 तक। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब इसमें आपके 2 आर्टिकल आते हैं 23 से 24 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी जो लोगों को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, औरतों को खरीदना बेचना, वो प्रोहिबिट करना है। फोर्स लेबर, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, तो ये आता है आर्टिकल 23 में। 24 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी जो चिल्ड्रंस है वो 14 साल से अगर छोटे होंगे तो वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, चाहे वो अपनी इच्छा से भी करना चाहे वो नहीं कर सकते। तो 14 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 24 में बताया। तो वैसे ये आर्टिकल अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, मगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको एकदम से याद हो जाएगा, ऐसा इतना डिफिकल्ट है नहीं। मगर पहली बार देखोगे तब याद करने में मुश्किल होता है, मगर मेन तो रिवीजन है। आप कितना मर्जी पढ़ लो, आप जो मर्जी पढ़ लो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब रिकॉल करोगे नहीं याद आएगा, मगर आप रिवीजन करते हुए चलोगे तो आपको आराम से चीज़ें याद रहेगी। अब मैं जैसे देख रहा हूँ मेरे को ये चीज़ें याद है, मैंने कई बार पढ़ ली हैं, तो बार बार पढ़ते रहोगे चीज़ें अपने आप याद होगी। ऐसे नहीं एक बार पढ़ा फिर सीधा एग्जाम में चले गए, तो वो चीज़ हमेशा गलत होती है। ऐसे रिविजन करो, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, वो मस्ट है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से आ रहा है, 25 से 28 आर्टिकल तक। तो 25 में क्या बोला है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आप कोई भी रिलीजन है उसे फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोकेगा, आपकी मन मर्जी, आप अपने रिलीजन में रह के दूसरे रिलीजन को फॉलो कर सकते हो या उसमें ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, उस रिलीजन को अपना सकते हो। तो ये 25 आर्टिकल में बोल रखा है। 26 आर्टिकल में बोल रखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो जैसे आप देखो ईद होती है, जन्माष्टमी होती है, तो जो आपके रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो कर सकते हो। फिर है 27 में प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड, यानी आपसे रिलीजन के नाम पे कोई टैक्सेस नहीं ले सकते कि आप हिंदू हो तो आप ये टैक्स दो, आप मुस्लिम हो तो ये टैक्स दो। तो ये 27 में आता है। 28 में बोला है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनी इन सर्टेन एजुकेशन। तो आप जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उनको अटेंड कर सकते हो अपनी, जैसे आप मान लो सिख हो तो आपकी जो भी रिलीजियस एक्टिविटी आप उसको अटेंड कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर हम नेक्स्ट करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में क्या आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें क्या होता है, जैसे आप सिख देखोगे वो पगड़ी लगाते हैं, तो उनको आप रोक नहीं सकते कि हाँ तुम पगड़ी क्यों लगा रहे हो, तो उनके जो इंटरेस्ट है वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गए, तो उनके इंटरेस्ट है उनको आप हनन नहीं कर सकते, मतलब उनसे छीन नहीं सकते। फिर अगर उनको उनकी इंटरेस्ट नहीं मिल रही तो आर्टिकल 30 के तहत वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको भी स्थापना कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जो एजुकेशन है वो भी दे सके मॉडर्न एजुकेशन के साथ। तो आर्टिकल 30 में क्या बोला है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपनी जो एजुकेशन है वो भी दे सकते हैं। फिर है राइट टू प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको बताया ये आपका टोटल पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, फिर 6 हो गए, तो जो 7वां था वो हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये किससे हटा था, जो 44th अमेंडमेंट, ये भी मैं तभी लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। 44th अमेंडमेंट 1978, तो 44th अमेंडमेंट 1978 हुई थी, उससे आपका राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। अब क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल था वो हमने किस अमेंडमेंट से हटाया, तो 44th अमेंडमेंट 1978। और यहाँ मैंने आपको ये बताया जो 21A आर्टिकल था राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हमने किससे ऐड किया, 86th अमेंडमेंट 2002 से। लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 32 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपका कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, ताकि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिल सके।
तो मैंने आपको सारे फंडामेंटल राइट्स थे वो डिस्कस कर दिए। टोटल आपके 6 थे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ऐसा है, एक बारी में याद करना थोड़ा मुश्किल है, बार बार रिवीजन करोगे तब याद होगा। मैंने आपको बस थोड़ा मीनिंग समझा दिया। मेरा मोटिव था कि मैं आपको मीनिंग समझा दूँ, क्योंकि अगर आपको मीनिंग समझ आ जाएगा तो आप इजीली उन चीज़ों को समझ जाओगे। अब अगली बार आप रिवीजन भी करोगे, आपको चीज़ों का मतलब पता होगा, तो आपके दिमाग में आसानी से वो चीज़ें चली जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ अपनी। ऐसा था, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद मैं टीचर बनना चाहता था, मगर उस समय मुझे पता लगा कि बीएड करनी पड़ती है टीचर बनने के लिए। तो मैं मंडी में रहता था, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो था नहीं, बीएड का प्राइवेट ही था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, तो वो फाइनेंशियली इतने ठीक नहीं थे कि बीएड करा सकें। आपको पता है 2 साल की बीएड की फ़ीस कितनी होती है। तो उस समय मैं बीएड नहीं कर पाया। मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी, एग्ज़ाम क्रैक भी कर दिया, फिर नौकरी भी लग गई। फिर मगर एक पैशन था कि टीचिंग करनी थी, पढ़ाना था, शौक़ था। तो उसके लिए मेहनत करी, ऑनलाइन स्टार्ट किया कुछ प्लेटफॉर्म। और अब जो प्लेटफॉर्म चला है, जो उस समय जो मेरी बीएड की फ़ीस थी, अभी भी देखो आप 2 साल की जो बीएड की फ़ीस है उतना मैं महीने का कमा रहा हूँ। तो ऐसा है, उस समय दुख था कि नहीं कर पाए। अब ऐसा है, अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, अर्निंग भी ठीक हो रही है। तो ऐसा है, आपने रुकना नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो ऐसा नहीं कि रुक जाओ कि हाँ रोते रहो, मेरे से ये नहीं हुआ मैं छोड़ दूँ। तो छोड़ना नहीं है, लगे रहना उसके पीछे। अगर आपकी मेहनत सच्ची होगी तो एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा है, मैं तो बस यही कहूँगा, मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है पढ़ाई में ही भविष्य है, पढ़ाई में ही सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी फील्ड है, वहाँ से भी आप अच्छा कमा सकते हो। बस आपकी इंटरेस्ट की बात है। आपका जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ आपका दिल लग रहा है, वही चीज़ करो। तो ऐसा अगर यहाँ आए हो पढ़ने तो पढ़ो, दिल से पढ़ो, और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए, मैं थोड़ा सा इतना ही डिस्कस करना चाहता था। आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।